बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप तक ये तो वाज़े हो गया कि पीडीएम ने पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली को फॉलो करके उस स्प्लिट को नहीं होने दिया जिसकी तवक्को हुकूमत कर रही थी, और ये तकसीम होना भी नहीं थी क्योंकि पीडीएम ने बहरहाल मुत्तहद रहना था। इसी में पीपल्स पार्टी का मफाद है और इसी में बाकी जमातों का मफाद है। तो हिकमत अमली के हवाले से जो तकसीम हुई उसको इन्होंने एडजस्टमेंट करके ठीक कर लिया है और इसके नतीजे में डेडलाइन की तोसी हुई है, यानी मामला फरवरी मार्च पर चला गया है। तो ये कोई गैर मुतवक्को बात नहीं है। हकीकत में मामला पहले भी फरवरी मार्च तक के बाद तक जाना था। दिसंबर और जनवरी की तारीखें, ये तो एक सियासी किस्म की बयानबाजी का हिस्सा था। तहरीकें इस तरह कभी नहीं चली दुनिया में कि जनाब हम आज तहरीक शुरू कर रहे हैं और फलां तारीख को हम ये मोर्चा फतह कर लेंगे। इस तरह कभी हुआ है, ना कभी होगा, और ना ही सियासतदानों में होता है। बर्रे सगीर की आज़ादी की तहरीक जो थी वो कितने बरस चली, यानी अमलन वो 1914 से शुरू हुई और 1945 में बरतानिया ने सरेंडर किया और फिर 2 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हो गए। तो इस स्प्लिट के नतीजे में यानी हुकूमत की जो तवक्को थी वो पूरी ना होने का उन्हें बहुत गुस्सा भी है, बरहमी भी है। और ये तय हुआ था हुकूमत के इजलास में कि हर वज़ीर और MNA और तजियाकार एक ही राग लापेगा कि पीडीएम ख़त्म हो गया, इसकी नैया डूब गई, इसका बेड़ा गर्क हो गया, इसकी हवाइयाँ उड़ गई। ये सारे फ़िक्रात और कलबात जो है कि नफसियाती जवाबी जंग का हिस्सा है। और ये इस हुकूमत का एक खासा है कि इसने इलेक्शन से पहले भी नफसियाती एक मुहिम चलाई और हुकूमत संभालने के बाद भी ये मुहिम ही चलाते रहे। काम तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक मुहिम दिन रात NRO नहीं दूंगा, ये चोर है, ये खा गए और ये ख़जाना खाली कर गए, फलां है और इस तरह की बातें, इनको नहीं छोड़ेंगे और पैसा वसूल करेंगे। ये 2-2.5 साल तक इन्होंने कैंपेन चलाई और पैसा तो एक भी नहीं ले सके किसी से भी। तो अब एक अपोजिशन को ये बात समझ में आ गई है और अजीब बात है कि बहुत देर से समझ में आई है कि नफसियाती जंग का मुकाबला नफसियाती जंग से किया जाता है। ये नहीं है कि वो कहें कि हम आपको NRO नहीं देंगे और आप कहें जनाब हमने NRO कब मांगा है। वो तो यही चाहते हैं कि आप डिफेंसिव पर हो जाएं और ये सफाइयाँ देते रहें कि हमने तो NRO नहीं मांगा। अब अपोजिशन इस बात को समझ गई है और वो हुकूमत की जो अदम कारकर्दगी है और उसकी जो नालायकियाँ हैं और इसकी जो नाकामियाँ हैं और इसकी जो करप्शन है, जो तारीख की सबसे बड़ी करप्शन है, मेगा करप्शन का लफ्ज़ भी उसके सामने कुछ नहीं है, उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे अपोजिशन की हिकमत अमली जो है अब भी इतनी जानदार नहीं है जितनी जानदार होनी चाहिए। मसलन ये करप्शन की मिसाल ले लें कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जितनी करप्शन की है वो बर्रे सगीर की हिस्ट्री में सारी करप्शन मिला ली जाए तो ये उससे ज़्यादा है। लेकिन क्या अपोजिशन उस करप्शन को उठा रही है? वो नहीं उठा रही। वो हुकूमत की नालायकी को ज़्यादा उजागर कर रही है, हुकूमत की करप्शन को ज़्यादा नहीं उजागर कर रही। ये गनीमत है कि आज आसन इकबाल साहब ने कुछ करप्शन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आसन इकबाल की बात से याद आया कि अपोजिशन ने एक बहुत अहम फैसला किया है और इस पर भी एक शोर शराबा मचेगा और काफ़ी हलचल रहेगी। अपोजिशन ने फैसला ये किया है कि फॉरेन फंडिंग स्कैंडल के केस की अदम समाअत के ख़िलाफ़ एक मुजाहरा किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के बाहर। कितने साल से ये केस चल रहा है और केस की समाअत ही नहीं हो रही। हालांकि ये इतना बड़ा केस है कि इसकी समाअत हो जाए और कानूनी कार्रवाई और तहकीकात वगैरह का अमल पूरा हो जाए तो एक भूचाल आ जाएगा, क्योंकि इसमें फॉरेन फंडिंग से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका से पैसे आए, बरतानिया से पैसे आए, बल्कि इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि पैसों की खुर्द-बुर्द हुई है, पैसों का कोई हिसाब नहीं है। बेशुमार इनके गैर मुल्की बैंक अकाउंट है जिनमें ये पैसा जमा हुआ और किसी को पता नहीं वो कहाँ गए और कहाँ से आए। वो एक मनी लॉन्ड्रर का बहुत बड़ा स्कैम है। मनी लॉन्ड्रर के साथ साथ ये करप्शन का भी बहुत बड़ा स्कैम है। और तीसरी जो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है कि इसराइल से बहुत ज़्यादा पैसा आया। आप अगर कहें कि भारत से पैसा आया तो वो मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ भारत में मुसलमानों की आबादी है, आप कह सकते हैं कि जनाब वो तो हम वहाँ से मुसलमानों ने भेजा। इसराइल में तो मुसलमानों की आबादी कम से कम बर्रे सगीर के हवाले से तो कोई नहीं है। वहाँ इसराइल के इलाके में, जो इसराइल का प्रॉपर इलाका है, वहाँ कुछ अरब बशिंदे ज़रूर हैं, चंद लाख, लेकिन अरब बशिंदों को तहरीक इंसाफ से क्या दिलचस्पी हो सकती है कोई फंडिंग करे। ये वहाँ बसने वाले पाकिस्तान और इंडिया के ओरिजिन के कुछ लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी और मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं रखते। वो ईसाई भी नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है, वो सिख भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वो कौन है। वो एक ख़ास मजहबी फ़िरका है जो इसराइल में आबाद है, जिसको इसराइल की हुकूमत ने 1948 से ये सहूलतें दे रखी हैं, यानी अपने क़याम के पहले साल से ही। इसलिए कि जैसे ही इसराइल बना है इस मजहबी कम्युनिटी के लोग वहाँ जाकर पाकिस्तान और इंडिया से आबाद हो गए और वहाँ बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है लेकिन चंद हज़ार ज़रूर है इस मज़हब के मानने वाले और उनके पास खासा पैसा है। अगर वो नहीं है तो फिर प्रॉपर इसराइली होंगे। बहरहाल इसराइल से आने वाला पैसा जो है अगर इसका समाअत हो जाए तो एक ऐसा भूचाल आएगा कि जिसमें सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान की सियासी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा केस भी बन सकता है। ऐसा केस जिसका फ़िलहाल हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते
इतना बड़ा, जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी अमूर से भी है और पाकिस्तान के नज़रियाती अमूर से भी है, और ये डांडे फिर मिल जाते हैं वो सारी कहानी से जो हम सुन रहे हैं कि एक कादियानी यहूदी लॉबी है जो पाकिस्तान में ये सब कुछ करा रही है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो बेबस है, वो उसको तो इख्तियार ही नहीं है समाअत का। लेकिन जब ये उसके दफ्तर के सामने घेराव किया जाएगा या मुजाहरा किया जाएगा तो ये स्कैंडल जो है उभर कर लाइम लाइट में आएगा, जिसको ताकतवर लोग लाइम लाइट में आने ही नहीं दे रहे। ना अखबारों में कुछ छपता है, ना टीवी पर कुछ चलता है। अगर कोई बयान देता है तो उसकी सुर्खी नहीं लगती, यानी बाकी बयान छप जाता है लेकिन ये पॉइंट नहीं छपता कि फॉरेन फंडिंग का जो स्कैंडल है, जो केस है, उसका क्या बना। तो ये है। और दूसरी जो बड़ी बात है जिसका ताल्लुक एक किस्म के जहनी इनकलाब से है, जो पाकिस्तान में पहली मरतबा आया है। पाकिस्तान में बहुत कुछ होता रहा है, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, इन सब लोगों ने अंधेर नगरी पाकिस्तान को बनाए रखा और वो अंधेर मचाया। करप्शन का भी, जुल्म, पाकिस्तान के असासों को बेचने का भी, पाकिस्तान को दो टुकड़े करने का भी बेशुमार इन्होंने काम किए। लेकिन पब्लिक की सोच में वो चीज़ नहीं थी जो अब आई है। जो मौलाना फजलुर रहमान ने PDM के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका फिक्र आपने सुन लिया होगा कि हम इस सब का ज़िम्मेदार, बल्कि उन्होंने मुजरिम के लफ्ज़ इस्तेमाल किए है कि किन लोगों को समझते हैं। ये सोच पाकिस्तान में पहले कभी इस तरह सामने नहीं आई थी और ये TV चैनल्स पर भी चली है, अखबारात में भी बेशक बहुत बड़ी हाईलाइट तरीके से वो चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन ये चीज़ अखबारात में आ गई है और सोशल मीडिया पर तो बहुत चल रही है। और इनकलाब सिर्फ ये नहीं है कि PDM की क़यादत ये बात कर रही है, बल्कि इनकलाब ये है कि ये बातें अब पाकिस्तान के हर शहर, हर गाँव, हर मोहल्ले और घरों के अंदर हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। और जब किसी मुल्क में सिस्टम बदलता है तो उसका पहला मरहला यही सोच का इनकलाब होता है, जो लाजमी होता है, क्योंकि सोच के इनकलाब के बगैर तो अमली इकदामात हो ही नहीं सकते। जब फ्रांस में इनकलाब आया था तो वहाँ एक साहब थे बहुत बड़े तंज नगार, वाल्टियर, और इन लोगों ने किताबें लिखी। ज़ाहिर किताबें उनकी करोड़ों में तो नहीं छपती थी, वो ज़माना भी ऐसा था कि ज़्यादा लोग किताबें ख़रीदते भी नहीं थे, पढ़ते भी नहीं थे, लेकिन हर शहर का जो इंटेलिजेंसिया था वो उसे पढ़ता था और इन किताबों की मदद से वो सोच पैदा हुई जिसने आगे चलकर इनकलाब फ़्रांस की राह हमवार की। फ़्रांस का माशरा सियासी सोच के लिहाज से इतना मेच्योर हो गया था कि इनकलाब फ़्रांस के बाद एक अनारकी की फ़ज़ा पैदा हुई और उसमें बेशुमार लोग, सियासी मुखालफ, ज़ाती दुश्मनियों का भी हिसाब किया गया और बेशुमार लोग बेगुनाह लाखों की तादाद में कत्ल हो गए। लेकिन फिर उस पार्टी को भी इक़्तिदार से निकाल दिया गया और इनकलाब के दूसरे साल के अंदर ही वो जमहूरियत कायम हुई जो अब तक फ्रांस में चल रही है, बल्कि बाकी दुनिया में भी जमहूरियत का जो रुख मुतय्यन हुआ वो इसी इनकलाब के बाद हुआ। तो ये सियासी सोच जो है ना, इसको आप मामूली मत समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी तब्दीली कभी नहीं आई। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस सोच की खिश्ते अव्वल किसने रखी? हम कह सकते हैं कि मोहतरमा फातिमा जना मादर मिल्लत मरहूमा ने, जिनको शहीद कर दिया अयूब खान ने, उन्होंने रखी, क्योंकि अयूब खान को उन्होंने ललकारा था। लेकिन ये एक उस तरह की ईंट नहीं थी जिस तरह की ईंट रखनी चाहिए थी, क्योंकि बहरहाल वो मामला एक महदूद ही रहता। अगर फातिमा जना मादर मिल्लत सदर बन जाती तो वो उस पूरे सिस्टम को चेंज नहीं कर सकती थी, उसमें कुछ तब्दीलियाँ ला सकती थी, जुज़वी तौर पर उसको बेहतर बना सकती थी। उसके बाद दूसरी तहरीक चली अयूब खान के ख़िलाफ़, जिसमें मौलाना मौदूदी थे, नवाबज़ादा नसरुल्लाह थे, ये सारे मरहूमिन बड़े बड़े लीडर। फिर एक तहरीक भुट्टो के ख़िलाफ़ चली, फिर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चली, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ चली। लेकिन ये तहरीकें जो थी वो मुज़ाहमत का बाब नहीं बन सकी जो तब्दीली के लिए चाहिए। ये काम सबसे पहले नवाज़ शरीफ ने किया। पहले ग़ुलाम इस्हाक़ खां के ज़माने में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से हल्की सी टक्कर ली और उसके बाद मुशर्रफ से ली। फिर उसके बाद अब इस दौर में उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा लगाया, गैर सियासी इदारों की तरफ से सियासत में मुदाखलत और उनके कंट्रोल के ख़िलाफ़ जो एक आवाज़ उन्होंने उठाई, वो आज पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों की आवाज़ बन चुकी है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप अंदाज़ा करें कि JUI समेत PDM की 8 पार्टियां तो खुल्लम खुल्ला वही डिक्शन इस्तेमाल कर रही हैं जो नवाज़ शरीफ का है। पीपल्स पार्टी नाम नहीं लेती, लेकिन पीपल्स पार्टी जितनी भी बातें कर रही है, जितने भी बयानात दे रही है, जितने भी पॉलिसी स्टेटमेंट्स उसके आ रहे हैं, वो सारे वही हैं जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है। और हद तो ये है कि जमात इस्लामी जो PDM से फासला बरकरार रखे हुए है और जिसके बारे में ये तसर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की जेब की घड़ी है या हाथ की छड़ी है, तो वो भी यही बातें कर रही है कि सियासत में गैर सियासी इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है कि जमहूरी सोच और आइन की हुक्मरानी की सोच अब अवामी बहस का मौजू बन चुकी है और पाकिस्तान के अवाम की भारी अक्सरियत माजी के मुकाबले में
भारी अक्सरियत इस बहस में हिस्सा ले रही है और इस सोच की हमायत कर रही है और ये आवाज़ बुलंद होती जा रही है। तो नाजरीन, ये हुकूमत के जो वज़ीर हैं, ये जो मजाक उड़ा रहे हैं PDM की तहरीक का कि ये तो जनाब दफन हो गई, समुद्र में डूब गई और फलां फलां, इस बहस को आप एक तरफ रखिए और वो ये बात देखिए कि परसों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इंटरव्यू दुनिया TV ने नशर किया है। ऐसा इंटरव्यू मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और सियासतदान का, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, नहीं सुना। और ख़ुद इमरान खान का लबो लहजा जो 2.5 साल से, बल्कि पिछले 8-10 साल से जो चला आ रहा है, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। पूरा इंटरव्यू ये था कि नहीं ये बात मैंने नहीं की, मैंने ये बात नहीं की, या नहीं मेरी बात का मतलब गलत समझा गया, मैंने इस तरह से बात नहीं की थी, मेरा मकसद ये था, नहीं वो काम भी मैंने नहीं किया, वो किसी और ने किया था, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, फलानी वो मामला इस तरह नहीं है, वो मामला इस तरह है। यानी वो 1-पौने घंटे के इंटरव्यू में या 1 घंटे के इंटरव्यू में यही वजाहतें ही करते रहे कि ये काम मैंने नहीं किया, वो काम मेरा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो वो नहीं कहा था। और किसी सवाल के जवाब में वो कोई बात नहीं कर सके जिसको आप जवाब कह सकें कि ये सवाल जो किया गया था उसका जवाब ये बनता था और उन्होंने दिया। और उसकी अगर मैं मिसालें दूँ तो वो काफ़ी मज़ा खेज़ भी होंगी और उससे प्रोग्राम भी लंबा हो जाएगा। तो खुलासा ये है कि ये जो सोच एक छा गई है और छाती जा रही है और जो डेवलप हुई है पिछले 2 बरसों में, 2.5 बरसों में, और अब बहुत मैच्योर होती जा रही है, ये सोच किसी इनकलाब से कम नहीं, ये किसी लॉन्ग मार्च की मुताज नहीं। लॉन्ग मार्च होगा लेकिन उससे वो तब्दीली नज़र आएगी जो विजिबल होगी, लेकिन अनविजिबल तब्दीली जो है वो भी इसके साथ साथ आ रही है। और इस मरतबा हमें लग रहा है कि बांग्लादेश और तुर्की और इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान चौथा मुल्क होगा जिसमें जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के रस्ते हमवार होंगे। हो सकता है शुरू में मामला जुज़वी रहे, कुल्ली ना रहे, यानी पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह या तुर्की की तरह का आज़ाद मुल्क तो ना बन सके, लेकिन नीम आज़ाद मुल्क ये बनकर रहेगा और हमारे लिए ये बात भी बहुत बड़ी है। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।